नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, जो नेशनल सिक्योरिटी के बहुत बड़ी आवाज़ हैं, जिनसे हमको समझना होगा कि अगर बंगाल में नेशनल सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी को सीधा करना है, कैसे करें? सर जी प्रणाम, नमस्कार, वेलकम टू द शो। नमस्कार आदि जी, बड़ी कृपा की आपने बड़े प्रतिष्ठित मंच पर मुझे वार्तालाप का अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। ये देखिए, एक जय हिंद सुखद सर। अवसर है और ये एक अवसर प्राप्त हुआ है भारत को कि पश्चिम बंगाल की जो दुर्व्यवस्था है 50 साल की, हो सकता है कि ये कूड़ा हम साफ कर पाए। लेकिन अभी जो आपने शुरुआत की है, इसको हम कहते हैं कि बहुत ही, जिसको कहते हैं कि अब हाफ हार्टेड, 2 कदम आगे बढ़े हुए 3 कदम पीछे है। अभी जिस तरीके से सुधेंदु जी के पीए की हत्या हुई है, उसके पीए की चंद्रनाथ राठ जी की, उसमें ये बहुत सारी बातें प्रकाश में ये आ रही हैं कि हायर्ड असेसिन्स थे, प्रोफेशनल असेसिन्स थे। और ये एक मिसाल के तौर पर इसको टेस्ट केस हमको लेना होगा। जिस तरीके से इसकी हत्या हुई है, हम उसको पहले डिस्कस कर ले 1 मिनट में। कि जिस तरीके से बताया जाता है, 4 मोटरसाइकिल्स पे दो दो मोटरसाइकिल राइडर्स आए और उनकी एक गाड़ी को जो पीछे एस्कोर्ट कर रही थी, उनको पहले रकीब किया था एरिया को, फिर सामने गाड़ी को लगाया। और फिर एक आई विटनेस से ये कहता है कि उसने एक पैर पे खड़े होकर, कि जब आपको एम लेना होगा, और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, जब टारगेट और लाइन ऑफ साइट नहीं बनती है तो अपना अलाइनमेंट थोड़ा दाएं बाएं करता है, जैसे उसने अलाइनमेंट बदला। और वो जिसको कह रहे हैं कि वो एक पैर पे उसने अलाइनमेंट बदला। ऑटोमेटिक वेपन्स का इस्तेमाल हुआ है, बताया जाता है ग्लॉक पिस्टल है, कुछ खाली खोखे मिले हैं और कुछ आपके एमटीज मिले हैं। अब अगर आपके रेगुलर राउंड्स मिले हैं, ये सब बात से स्पष्ट होता है कि मिस हुए होंगे, और पिस्टल जब कॉक होती है दोबारा तो वो बाहर इजेक्ट हो जाते हैं। लेकिन आपने देखा कि इनके पहले बैकग्राउंड पे आ जाए कि राठ साहब जो है, ये 20 साल एयरफोर्स में रह चुके थे, रामकृष्ण मिशन के ये रेगुलर मेंबर थे, और इनके साथ हमारे शुभेंदु जी के साथ वर्षों से ये जुड़े हुए भी थे। अब उनकी इस तरीके से हत्या होना, मैं समझता हूं कि टेस्ट केस हो। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि वर्कआउट कर लेगी, क्योंकि जितनी लीड्स मिल गई हैं कि नंबर प्लेट्स जो थे, जिस गाड़ी की जो असेलेंट व्हीकल थी, वो फर्जी है। जो व्हीकल का प्रकार है वो मिल गया है, वेपन का प्रकार मिल गया है। अब पश्चिम बंगाल को यह समझ लीजिए कि जिस तरीके का ये असेसिनेशन हुआ है, आज तक आप ये बता दें, पश्चिम बंगाल में हत्याएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन वो बम से, स्टैबिंग से, लाठी से, इस तरीके से हुई हैं। ग्लॉक पिस्टल से टारगेटेड किलिंग जो है, मुझे नहीं याद है कि हाल के दशकों में कभी हुई है। इट इज नॉट एन ऑर्डनरी मर्डर, ये बड़ा सेंसेशनल मर्डर है। अब सर इसके इसको बारे में हम कहते हैं कि अब हमें करना क्या चाहिए। बंगाल की पुलिस बहुत अच्छी जी। नहीं, नहीं सर, प्लीज़, यही सवाल आदि था जी, मेरा आपसे। यही सवाल था सर आपसे, करना आप क्या कुछ कह रहे चाहिए? थे कि बंगाल की पुलिस बहुत अच्छी पुलिस मानी जाती थी, लेकिन जाति नहीं है। उन्होंने अपने उज्जवल वर्दी पे जो दागदार किया है, ममता के साथ जाके धरने प्रदर्शन में सम्मिलित हुए, वरिष्ठ अधिकारी जाकर के बेशर्मी के साथ धरने प्रदर्शन पे गए। एक आपको एक्ट है, पुलिसमैन इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट। अगर धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है तो पुलिस आपके लिए नौकरी नहीं है, फिर आप जाइए कहीं और जाइए। और जिस तरीके से सीनियर ऑफिसर से जा करके वर्दी को दागदार किया, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अब आपको करना क्या चाहिए? प्रत्येक थाने चौकी पे ये बताया जाता था कि टीएमसी काडर के लोग लेटर हेड पे जब तक संस्तुति नहीं करते थे, एफआईआर नहीं होती थी। अधिकारियों के लेटर हेड रहते थे, जैसा चाहता था मन माने तरीके से इस्तेमाल करते थे। किसको बंद करना है, किसको छोड़ना है, किसकी बेल होनी है, किसकी बेल नहीं होनी है, किसको कूटा जाना है, इसका निर्णय टीएमसी काडर। जी सर। बिल्कुल, टीएमसी काडर डिसाइड करेगा किसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी है। एक तरीके से चलती फिरती टीएमसी के दफ्तर बन गए थे थाने चौकी। उनकी कोई वजूद इंडिविजुअल नहीं था। बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई नहीं दशकों से। 49 साल से समझ लीजिए कि पहले सीपीआई और सीपीआईएम के गुंडे देवर कॉलिंग द शॉट्स, अब टीएमसी के गुंडे। लूट डकैत ऐसी होती थी, और एक बिरादरी के खिलाफ, बिरादरी विशेष की अगर कोई कंप्लेंट है, वो रजिस्टर होनी ही नहीं, बड़ी मुश्किल से रजिस्टर होती थी। तो आप समझ सकते हैं कि जो इनसिक्योरिटी जो हिंदूज में थी, वो अपने में ऐसा कहते हैं कि इतना जुल्म तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया कि दुर्गा पूजा भी नहीं होगी, दशहरे के जुलूस नहीं निकलेंगे, हमारे त्योहार नहीं होंगे। तो
तो ये एक मौका आया है कि जो पुरानी गंदगी है उसको साफ करें। आसनसोल में तो एक बहुत भव्य देवी मंदिर था, वहां पर तो मुसलमानों ने ये कहा कि हमारे बगल की मस्जिद में जो इबादत और नमाज होती है उससे बाधित होती है, वहां पूजा पाठ नहीं होगा। ये तो 4 तारीख को जब रिजल्ट आया तब वहां ताला खोल करके पूजा पाठ शुरू हुआ। मतलब मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूं, अफगानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आसनसोल की बात कर रहा हूं। इसके अलावा ये कैनिंग स्ट्रीट में बताते हैं जहांगीर खां, वहां पर उनका एक कारखाना था जहां पर AK-47 के 3D प्रिंटर्स के जरिए AK-47 मैन्युफैक्चर करने की तैयारी हो रही। अभी तो पुरुलिया आर्म्स ड्रॉप में आपने सुना होगा 500-600 AK-47 की ड्रॉप हुई थी। यहां तो रोज 500 के AK-47 बनाने का इंतजाम था। आप ये समझ सकते हैं, और मुझसे बेहतर आप जानते हैं आदि जी, कि इतनी बड़ी तैयारी आंतरिक सुरक्षा के लिए नहीं, एक बहुत बड़ी एक दुर्व्यवस्था फैलाने के लिए, और बिना अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के यह संभव नहीं था। अंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेप के मद्देनजर यह कार्रवाई हुई। और इनके क्रिमिनल की तो हिमाकत देख लीजिए। उनके घर से टनल्स जाती थी जो बांग्लादेश में खुलती थी, तो फ्री एक्सेस टनल्स के जरिए, क्रिमिनल्स के जरिए वहां पे। और मालदा बर्दवान की तो बात ही मत कीजिए, जिस तरीके के दंगे, जिस तरीके के, आरजी कार्ग मेडिकल कॉलेज की बात करके मैं उसके बाद बताऊंगा कि वे फॉरवर्ड क्या है। आरजी कार में आपने पकड़ने की मुलजिमान को कोई कोशिश नहीं की। जो एविडेंस था आपने आंदोलन और जुलूस और धरने के आड़ में नाके के चलते आपने सारे एविडेंस को खत्म कर दिया, जिससे कि केस बिल्कुल वीक हो जाए। रिजल्ट क्या हुआ कि जब उस पीड़िता की मां कहां गई तो क्या बूढ़े क्या बुजुर्ग सबने गले लगा कि ऐसे रो जैसे कि उनके घर की पीड़ा। और क्यों ना हो, ये घर घर की पीड़ा है। और अब आप समझे, अब हम आते हैं इनकी ठसक महुआ मित्रा की और इन लोगों की। देखिए, आप बंगाल के बारे में क्या जानते हैं? बंगाल आदि जी हमारे आपके दिल में बसता है, हमारे मन मस्तिष्क की एक मानक स्तंभ है। श्री अरबिंदो से शुरू कीजिए, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, काली मंदिर, बेलूर मठ, घर घर में हमारे यहां भारतीयों के यहां ये चीज स्थापित होती है। चैतन्य महाप्रभु, परमहंस योगानंद। और आपको कहते हैं मोनोपोली है, कोई आपकी कोई मोनोपोली है बंगाल, बंगाली कल्चर के ऊपर? हमारी स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत, उसका शुभारंभ बंगाल से शुरू हुआ। और बंगाल ने ही वो जो अलग जगाई, उसी को लेकर के आगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हाँ, आप कहते हैं कि आपकी मोनोपोली है। मोनोपोली होती कम से कम ½ % अगर आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से, स्वामी विवेकानंद जी से, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी से, परमहंस योगानंद से, श्री अरबिंदो जी से सीख लिया होता तो आज ये दुर्दशा तो नहीं हो सकती थी। ये देव तुल्य जो मैंने नाम बताए हैं, मैं गिनाता चला जाता, ये देव तुल्य लोग हैं। और आज भी मेरी यूनिवर्सिटी में जब कोई प्रथम पुरस्कार होता है, कोई भी अलंकरण होता है, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज के कंप्लीट वर्क्स के 10 वॉल्यूम्स उस बच्चे को दिए जाते हैं। यह स्थान है बंगाल का, बंगाल के कल्चर का हमारे आपके लिए। लेकिन इन्होंने उसको तो तार तार किया ही। अब हम आ जाते हैं इनके अफसरान के ऊपर। बंगाल की पुलिस का तो मैंने बताया कि टोटली कमिटेड हो गई। टीएमसी की आइडियोलॉजी, उनका कमिटमेंट संविधान के प्रति कम और टीएमसी के इलेक्शन मैनिफेस्टो से ज्यादा था। मैं खुल के कह रहा हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, टीएमसी के मैनिफेस्टो पे ज्यादा उनका कमिटमेंट था, भारत के संविधान के प्रति नहीं था। शारदा स्कैम के पेपर्स लेकर के तुम दुबक के बैठ गए पुलिस कमिश्नर साहब, और राज्यसभा पहुंच गए, और तुम समझते हो कि राज्यसभा पहुंच गए तो तुम बच जाओगे। अब इसकी जब जांच होगी आदि जी, सीबीआई और ईडी करेगी, तो ममता तो जाएंगी जाएंगी, तुम भी जाओगे। और ये मत समझो कि राज्यसभा पहुंचने में कोई इम्यूनिटी, कोई प्रोटेक्शन है। यहां पर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी जेल गए हैं और तमाम नेता भी जेल गए हैं, तो इसको कोई इम्यूनिटी नहीं है। अब हम समझते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। इतनी बड़ी दुर्दशा, इतनी जो है कूड़ा है, इसको साफ करने में समय लगेगा, लेकिन अपने आप को टाइम फ्रेम कर लें, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म तो यह है कि जिस तरीके के हत्याकांड, सबसे पहले देख लीजिए, जहां आपको जरूरत पड़े बल प्रयोग कीजिए। काफी समय से आपने सुना नहीं होगा कि पश्चिम बंगाल में पुलिस ने बल प्रयोग किया है, जिसको कहते हैं इंटेंस लाठीचार्ज। लाठीचार्ज ऐसा हो कि 15 दिन तक हल्दी और सरसों आप लगाते रहे तेल, और आपकी कराहनी की आवाज आपके घर भर सुने। ऐसा लाठीचार्ज आपने सुना जो उत्तर प्रदेश वगैरह में होता है। दूसरी चीज, बुलडोजर मॉडल ले आइए। जिसने जो कब्जे किए सरकारी जमीन पे, हमारी आपकी जमीनों पे बेचनी थी, बुलडोजर चलवाइए। तीसरी चीज, धारा 34 से लेकर धारा 44 भारतीय न्याय संहिता और पुरानी इंडियन पीनल कोड धारा 96 से 106, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस,
कि हंगामाई गिरफ्तारी में मुनासिब चोट पहुंचा के गिरफ्तार किया गया। और वो मुनासिब चोट क्या होती है? वो स्पर्श से लेकर के 5 गोली छाती में भी हो सकती है, उसी को इनकाउंटर कहते हैं। अब ये चीज जो है बहुत जमाने से पश्चिम बंगाल में इनकाउंटर नहीं हुआ। आखिरी इनकाउंटर हुआ था जब मैं आईजीएसटीओ हुआ था, खादम शूज की किडनैपिंग मामला था। बीच सड़क कैलकाटा में जो सबसे पॉश एरिया था, गोली चली और 3 बदमाश मारे गए। किडनैपिंग रुक गई। अब बंगाल आदि जी कुर्बानी मांग रहा है और इनकी लिस्ट बनाइए, हर थाने के टॉप 10 अपराधी और हर जिले के टॉप 100, और उसमें एआई की मदद लीजिए, आईबी की मदद लीजिए, लोकल इंटेलिजेंस। हालांकि लोकल इंटेलिजेंस टोटली कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप लिस्ट पे विश्वास मत कीजिए। एक वेबसाइट बना लीजिए कि जिसको क्रिमिनल सूचना देनी है, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा, आप नाम दीजिए। उसके अलावा एफआईआर किसी को लिखानी है जो अब तक नहीं हुई, एफआईआर काउंटर्स हर जिले में खुलवा दीजिए कि 1 महीने तक जिसको जो एफआईआर लिखानी है, अगर 15 साल आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, जैसे उत्तर प्रदेश में जो वीआईपी थे आजम खान वगैरह, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब मैं डीजी हुआ मैंने खुलवाया तो हजारों एफआईआर हो गए। चीफ जस्टिस से कह करके फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलवाइए, वहां सजा कराइए। हर महीने हर जिले में कम से कम 10 सजा हो, क्योंकि सजायाबी भी खत्म हो गई थी। खुला खेल, फरुख्ताबादी, कोई किसी को डर नहीं, जिसका मन में चाहे घुस करके महिलाओं से लूटपाट करे, अश्लील व्यवहार करे और उदंडता करे। आदि जी बंगाल और काली मां कुर्बानी मांग रही है अपराधियों की, अराजक तत्वों की, और वो कुर्बानी होनी चाहिए। और जो यूपी का मॉडल है बड़ा कामयाब मॉडल है। संपत्ति को लेकर के बुलडोजर, अपराधियों को लेकर के एनकाउंटर, और जेलों में मैं ये नहीं चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल की जेल भी भूल गई है। वो मीठी होम्योपैथिक गोली दे करके लोगों को लोरी करके सुना देती है। उनको भेजिए उत्तर प्रदेश, हमारे जो मैनपुरी और एटा की जेल है, वहां पर कुछ सेवा का अवसर दीजिए वहां के जेलर्स को। बड़े बड़े खूंखार कैदी जब वहां आते हैं, उनको 15 दिन में भगवान के दर्शन होने लगते हैं, हेल्यूसिनेशन होने लगते हैं। होशियार को इशारा काफी है। वहां काफी मटर गश्ती कर ली आपने। एक तो जेल जाते नहीं है, जेल जाते हैं तो सुविधा भोगी हो जाते हैं, सुविधा भोगी होने के साथ साथ अपना साम्राज्य वहां से चलवाते हैं। तो ऐसे शातिर अपराधियों की कम से कम 500 टॉप अपराधी आपको फर्रुखाबाद में प्रपोज भी कर देता हूं, एटा, मैनपुरी, दासना, नैनी, इन जेल में भेजें। ये अंग्रेजों के जमाने के जेल है, यहां पर भागने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल थे, उसी की श्रेणी के ये हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स हैं। और यहां पर बड़े बड़े बाहुबली आए तो उन्होंने यही कहा कि यहां तो इतनी प्रताड़ना होती है, इतनी प्रताड़ना होती है। और आगे क्या कह उन्होंने कहा होगा मैं कहना नहीं चाहता। लेकिन अब मीठी गोली और लाल दवा का जमाना चला गया है। अब आपको बाईपास सर्जरी वाला इलाज शुरू करना है, क्योंकि यह मौका परमात्मा ने, मां काली ने अगर आज दिया है, तो ये वो अपॉर्चुनिटी है ईश्वर प्रदत्त। इसमें प्रमाद नहीं होना चाहिए। इसमें आदि जी वो कार्रवाई हो कि इतिहास रचने का मौका दिया है। अगर आप चूक गए और इतिहास नहीं रचा तो इतिहास आपको मिटा देगी। जी सर, ये जो पूरा चक्कर है बंगाल के अंदर, ये इतना डीप रूटेड है सोसाइटी के अंदर, इतना डीप रूटेड है पूरे सिस्टम और नेटवर्क के अंदर कि साहब देखते भी मतलब अजीब सा लगता है कि भाई कैसे लोगों ने ये पूरा चीज एक्सेप्ट करी है और ये सब चल रहा है। सर, इसके अंदर सबसे जो मतलब बोलते हैं ना कि किसी आप जगह में जाएं, अगर आपको उसके उसको डोमिनेट करना है, सबसे पहले बड़े वाले जो बंदे हैं उनको पकड़िए, उनको सीधा करिए और पूरा सिस्टम लाइन पे आ जाता है उसके बाद। क्या आप इस इससे मतलब ये पहला पहला स्टेप होना चाहिए सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिग फिश फर्स्ट। बिग फिश को जब आप कर लेंगे, जिन ने कहा था 4 मई आने दो, हम देख लेंगे कि तुम हिंदुस्तान में कहीं हो, तुम्हें खींच लाएंगे। हेट स्पीच का मुकदमा लिख के उनको भेजे जेल और एनएसए लगाएं। मैं तरीका से बता देता हूं, यूएपीए, एनएसए और बीएनएस में तमाम ऐसे प्रोविजंस हैं कि चल अचल संपत्ति आपकी कुर्क होनी चाहिए। ये जनता की और पश्चिम बंगाल की निरीह जनता से लूटी हुई संपत्ति है, सरकार की लूटी हुई संपत्ति है, और इसको बरामद करना है। तो आप, मैंने कहा, आइडेंटिफाई कर ले। आपके पास डेटा आ जाएगा 15 दिन में। 16वें दिन से आप कार्रवाई शुरू कर दीजिए। हर जिले में टॉप 100, हर थाने के टॉप 10। आप इससे शुरू, स्टार्ट स्मॉल, ड्रीम बिग, बट बिगिन नाउ। और एक टाइम बाउंड तरीके से सोच लीजिए, 30 महीने में आप इसको प्रोजेक्ट खत्म कर लीजिए और श्वेत पत्र निर्गत कीजिए इनके मॉडस ऑपरेंडी पर कि कैसे इन्होंने इतना अत्याचार किया, एंड वे फॉरवर्ड की भविष्य में अगर कभी वो दुर्दिन देखना पड़े तो हम कैसे उसका पटाक्षेप कर लें। मतलब आप देखें, तूफान बदतमीजी, प्रधानमंत्री जा रहे हैं और डीजी और चीफ सेक्रेटरी जा नहीं रहे हैं। डीजी चीफ सेक्रेटरी को भारत सरकार बुला रही है, जा नहीं रहे हैं। तो क्यों नहीं इनका डिसमिसल हो गया?
तब नहीं हुआ तो कम से कम अब कर ले। सर एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा, सबसे बड़ा जो आपका थ्रेट है सर इस पूरे रीजन के अंदर, वो है आपके इलीगल्स जितने बैठे हुए हैं वहां पर सर। इनको सर आप देखिए, पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज और बहुत सारी एजेंसीज को साथ में काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑलरेडी बंगाल के अंदर रोना धोना ऑलरेडी शुरू हो रखा है कि भाई ये आप कैसे निकालेंगे इनको, ये वो दिस दैट। तो आप जैसे ये हेमंता साहब ने एक ऑपरेशन पुशबैक के बारे में बताया सर, आप इसके बारे में क्या कहेंगे और क्या एडवाइस देंगे सर? मैं यही कहूंगा कि इनको जैसे एसआईआर की आपने कार्रवाई शुरू की, आपने तो इशारा ही किया था, और आज एक सबसे सुखद दृश्य जो दिखाई पड़ रहा है कि आपका रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। बड़ी संख्या में नाजायज बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस जा रहे हैं। आप इनको सुविधा दीजिए। वहां पर घड़ियाल और बिच्छू का अगर इंतजाम किया था तो उसको रोक दीजिए, होल्ड पे रखिए। वहां लाइट की व्यवस्था कीजिए कि दिन में ही नहीं, रात में भी तुम जाना चाहो तो तुम्हें फूड पैकेट देंगे, लेकिन जाओ तो सही अपने घर वापस। यहां कहा छाती पे मूंग दल रहे। और दो काम और कर लें, चिन्हित होने के बाद जो नहीं जाते हैं उनके वोटिंग राइट्स और प्रॉपर्टी राइट्स खत्म कर दीजिए, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। जो इनको अपनी, ये हमारी अमानत है, यही कहेंगे तुम जो हो छाती पे बोझ हो, गेट आउट ऑफ हियर, वही कह देंगे। वोटिंग राइट्स खत्म कर दें आप, और राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दें। क्योंकि ये सबसे बड़ा थ्रेट है सर हमारे लिए। और वहां पर वेस्ट बंगाल में ऑलरेडी रोना बिल्कुल। शुरू हो रखा है, उनको उनको पता है अगर हमने यहाँ से फेंकने शुरू करे इनकी हालत खराब हो जाएगी, वो ऑलरेडी रो रहे हैं वहां पर। तो हमको एक बहुत हार्ड स्टेप लेना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अगर ये हमारे देश से बाहर निकले तो हमारा तो सर आधा प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगा। सो दूसरे स्टेटों से कोऑर्डिनेशन भी तो करना पड़ेगा सर आपको। क्यों नहीं, ये एक दफा नेशनल पॉलिसी लेना पड़ेगा। मैंने कहा ये भगवान ने इतिहास रचने का अवसर दिया है, और जो ऐतिहासिक असत्य हुआ था हमारे साथ सन 71 के बाद, इंदिरा गांधी ने कहा था कि ये 1 करोड़ वापस जाएंगे। आज 1 करोड़ के ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन हो गई है, जो कि न एक पैसा टैक्स देती है, खून पी रही हमारा आपका पूरे भारत का। पूरे स्टेट से जाना होगा, और ये हम कर सकते हैं, और हमने पहले भी किया है। हमने सर्वभूमि थी, आपने अनुच्छेद 370 को हटाया, असंभव दिखाई पड़ता था। आपने यहां पर एसआईआर की कार्रवाई की, असंभव दिखाई पड़ता था। और ये कम से कम क्या करिए, देश भारत भूमि ये भारतीयों के लिए है, बांग्लादेशियों की धर्मशाला बनाने के लिए थोड़ी बना हुआ है जिसका यहां पर आए। ऑस्ट्रेलिया की पूरी पॉपुलेशन हमारे टैक्स पेयर्स पाल रहे हैं, आप और हमारे टैक्सेस से पल रहे हैं। कब तक पालेंगे? इनको वापस जाना ही पड़ेगा, वरना वोटिंग राइट्स खत्म कर दें और इनकी प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी खत्म कर दें। एब्सोल्युटली। सर जी थैंक यू सो मच आपके समय के लिए। मुझे पता है आप बड़े ट्रैवल कर रहे हैं, आप इधर-उधर जा रहे हैं, बट आपने मेरे लिए समय निकाला, मैं बहुत आभारी हूँ। क्योंकि पुलिसिंग और इन चीज़ों के ऊपर हमको सीखना पड़ेगा पब्लिक को, कि एक स्टेट हमारे सामने है जो पूरा केओस के अंदर है, उसको कैसे वापस लाया जाए। एक एग्ज़ाम्पल हमारे सामने आ सकता है और आप जैसे लोगों की हमको बहुत ज़रूरत होगी समझने और सीखने के लिए। धन्यवाद सर आपके समय के लिए। बड़ी कृपा आदि जी। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम सर।